और ईश्वरदास, आज तो बहुत काम रहा होगा तुम्हारा। जी सर, काम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ना ही काम भारी लगता है और ना ही इस काम को करते हुए समय का पता चलता है। पता नहीं, तुम अगर हमारे रेस्टोरेंट में नहीं होते तो हमारा यह रेस्टोरेंट कब का बंद हो चुका होता, जैसा हमारे आसपास के बाकी रेस्टोरेंट के साथ हुआ है। तुम एक अकेले शेफ हो हमारे रेस्टोरेंट के, जो 20 सालों से हमारे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। तुमने भी देखा, हमने तुम्हारी मदद के लिए बीच बीच में कई सारे शेफ रखे, लेकिन वो ना ही तुम्हारी तरह खाना स्वादिष्ट बनाते थे, ना ही खाना जल्दी बनाते थे। और यही कारण है कि इस शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में हमारा नाम लिया जाता है। बाकी रेस्टोरेंट के बंद होने का कारण यही है कि उनके पास तुम्हारी तरह अच्छे शेफ नहीं हैं जो खाना स्वादिष्ट और जल्दी बनाए। तुम बस इसी तरह मन लगाकर काम करते रहे करो। मैं तुम्हारे पेमेंट में 30% की बढ़ोतरी कर दूंगा अगले कुछ महीनों बाद। थैंक यू सर। ईश्वरदास, तुम्हारी तीनों बेटियां अभी क्या कर रही है? सर, जो मेरी बड़ी बेटी है, वो घर पर रहकर घर का काम करती है। अब इनकी माँ को गुजरे 15 साल हो गए हैं, तो सारा घर का काम बड़ी बेटी ही करती है। तो तुम्हारी बड़ी लड़की की तो शादी हो गई थी। शादी हो गई थी सर, लेकिन ससुराल वालों ने दहेज कम देने की वजह से मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। पिछले 1 साल से वो हमारे साथ ही रह रही है। मैंने बहुत कोशिश की उसके सास ससुर को मनाने की, लेकिन वो माने ही नहीं। मेरे पास उन्हें और दहेज देने के लिए रुपए ही नहीं थे, क्योंकि पहले से ही मैंने शादी और दहेज के लिए मैंने बैंक से बड़ा लोन ले रखा था। मेरे पास और रुपए नहीं थे उसके सास ससुर को देने के लिए। मेरी जो मंझली बेटी है, वो एक बड़े कंपनी में अच्छे पोस्ट में काम करती है। उसने भी अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए कुछ रुपए दिए थे। ज्यादा रुपयों की मदद तो वो इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि उसने अपने नाम पे पहले से ही होम लोन ले रखा है। प्रगति विहार में उसने एक प्लॉट खरीदा है, उसी में घर बना रही है हम सबके लिए। उसी का लोन चल रहा है, तो इस वजह से उसकी भी कमाई थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारा रुपए होम लोन की ईएमआई में कट रहा है। वरना वो खुद ही लोन निकाल कर अपनी बड़ी बहन की मदद कर देती। हम आज भी किराए के घर में रहते हैं। हम सभी का सपना है कि हमारा खुद का एक घर हो। और मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, वो अभी 12th में है। वो भी पढ़ाई में तेज है। ईश्वरदास, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेहनती हो, तुम बस इसी तरह मेहनत करते रहो। तुम्हारा पेमेंट हम आगे चलकर और बढ़ा देंगे। थैंक यू सर। सर, अब मैं चलता हूँ। ये ईश्वरदास अपने आप को बहुत बड़ा शेफ मान रहा है। इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ। बस जल्दी खाना नहीं बना पाता और एक साथ कई सारे व्यंजन भी नहीं बना पाता। एक एक करके आराम से खाना बनाने को बोलो तो मैं ईश्वरचंद से ज्यादा ही अच्छा खाना बना लूंगा। एक बार अगर ईश्वरचंद हट जाए तो मैं आराम से इस रेस्टोरेंट का शेफ बन जाऊंगा। मगर अब तो इसे हटाना मुश्किल है। अब तो ये मैनेजर का भी प्रिय शेफ बन गया है। लेकिन कभी ना कभी इसे तो मैं हटा कर रहूंगा, चाहे मुझे गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। पापा, आज आप काम पर से बहुत लेट से आए। तुम्हें तो पता है कनिका बेटा, कि हमारा रेस्टोरेंट पूरे आसपास के एरिया में एक अकेला बेहतरीन रेस्टोरेंट है। और साथ ही साथ मैं अपने रेस्टोरेंट का एक अकेला शेफ हूँ, जो पूरे रेस्टोरेंट को संभालता हूँ। और ऊपर से आज संडे भी था, इसलिए लोगों की भीड़ ज्यादा थी। मैं तो कहती हूँ पापा,
आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लें, क्योंकि जितना काम आप उनके लिए कर रहे हैं, अगर वही काम आप अपने खुद के रेस्टोरेंट के लिए करेंगे, आपको जितनी सैलरी अभी मिल रही है, पूरे साल भर में उतनी तो आपकी 1 महीने की कमाई होगी। और ऊपर से कब ये रेस्टोरेंट बंद हो जाए, क्या पता? फिर आपको घर में ही बैठना पड़ जाएगा। खुद का रेस्टोरेंट खोलना कोई आसान बात नहीं है। तुमको पता है, एक रेस्टोरेंट मेन सिटी के बीच में खोलने के लिए जो किराया हमें देना पड़ेगा वो कितना है? वो लगभग महीने का 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा किचन के सामान, फर्नीचर और ना जाने क्या क्या चीजें और भी खरीदनी पड़ेंगी, जिसकी कीमत 15-20 लाख के ऊपर होगी। उसके अलावा मुझे कई सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी और फिर उन सब की सैलरी भी रहेगी। वो भी हर महीने लगभग 1 लाख तक खर्च होगी। इतना रुपए लाएंगे कहाँ से? वैसे भी ये सारी चीजें मैंने 15 साल पहले सोची थी, पर रुपयों की कमी के चलते मैंने ये सब नहीं किया। इसलिए अच्छा है कि सेफ का काम करूं और हर महीने सैलरी उठाऊं। बाकी जो तामझाम है वो रेस्टोरेंट का मालिक करे। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। कनिका, रूही और अलका कहाँ हैं? रूही सो रही है और अलका पढ़ाई कर रही है। जाइए पापा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पापा, कल आप रात में बहुत लेट से आए। हाँ, रेस्टोरेंट में काम थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ पापा। नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ पापा। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है अलका? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है पापा। पापा, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। पापा, 12वीं में कुछ विषय हैं जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहे हैं। उन विषय को समझने के लिए मुझे कोचिंग करनी है। हाँ ठीक है, जाओ कोचिंग ज्वाइन कर लो। कितनी फीस लगेगी मुझे बता देना। पापा, साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर लूं, जिससे मुझे आगे 12वीं के बाद अच्छी कॉलेज मिल जाए। एक बहुत अच्छी कोचिंग है जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। 1 महीने बाद उस कोचिंग की नई बैच चालू होने वाली है, उससे मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम्हें पढ़ाई के लिए जो सही लगता है तुम बेझिझक करो। पापा, लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा है। कितनी फीस है? 1.5 लाख रुपए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें 1 महीने बाद 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। जी पापा। अलका, तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं पापा, अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ। नहाने के बाद नाश्ता करूंगी, उसके बाद स्कूल जाऊंगी। मैं रुपए कहाँ से लाऊंगा? मेरी तनख्वाह तो लोन की किस्तें चुकाने की वजह से बहुत कम हो गई है। उतने रुपए में तो मेरा बड़ी मुश्किल से महीना चल रहा है। ऊपर से रूही बेटी से भी रुपए नहीं ले सकता, उसके पास भी रुपए नहीं होंगे। क्या करूं? ऐसा करता हूं, अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात करता हूं। वैसे भी वो मेरे काम से बहुत खुश हैं और मेरा पेमेंट भी बढ़ाने वाले हैं। उन्हीं से ही 1.5 लाख रुपए उधारी मांगता हूं, फिर बाद में धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। रूही, तेरे घर का काम कैसा चल रहा है? अरे वृंदा, क्या बताऊं, 4 साल हो गए हैं, अभी तक घर बना के नहीं दिया है।
जब मैंने प्रगति विहार में प्लॉट खरीदा, उसी समय ही मैंने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। उस समय तो वो बोल रहा था कि आपका घर 1 साल में बन के रेडी हो जाएगा। मैं भी ये सोच के खुश हो गई और ये सोचने लगी कि जैसे ही घर 1 साल में बन जाएगा, मैं उसे किराए में चढ़ा दूंगी, जिससे मुझे कुछ रुपए मिलेंगे और उन रुपए को मैं होम लोन चुकाने में लगा दूंगी, जिससे मेरा लोन भी जल्दी कंप्लीट हो जाता और फिर मेरा पेमेंट भी मुझे पूरा मिलता बिना ईएमआई कटे। लेकिन मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। 4 साल हो गए हैं, अभी भी काम चल रहा है। देख के लगता ही नहीं कि अगले 2-3 साल में वो हो पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही धीरे काम कर रहा है। सोच रही हूँ कि ऑफिस के बाद आज एक बार घर देख कर आ जाऊं। तू भी चलना। वैसे भी घर पर हम दोनों का कुछ काम तो रहता नहीं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। देख रही हो वृंदा, काम अभी भी कितना सारा बचा है इस घर में। और यहाँ देख सकती हो कि यहाँ कोई भी आदमी आज काम पर नहीं आया है। अब तुम ही बताओ, आज कौन सा त्योहार है जिसमें ये लोग छुट्टी मना रहे हैं। मैं जब भी आती हूँ, काम इसी तरह बंद पड़ा रहता है। रूही, ये सिर्फ तेरे ही साथ नहीं हो रहा है, ऐसा आजकल लगभग सभी के साथ हो रहा है। किसी को भी घर समय पर बन के नहीं मिल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर लोग ऐसा ही करते हैं। तुमने अपने सारे रुपए तो एक साथ उस कॉन्ट्रैक्टर को तो नहीं दिए ना? लगभग 70% रुपए मैंने उसे दे दिए हैं और बाकी के बचे 30% घर पूरा बनने के बाद दूंगी। हाँ, ये तो तूने ठीक किया, लेकिन देखा जाए तो 70% रुपए पहले से पे कर देना भी बहुत होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्टर बाद में और रुपए मांगे, जितनी भी कीमत है उससे ज़्यादा, ये बोलकर कि मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने इस बारे में पहले से ही बात कर ली थी कि पहले से ही एक फिक्स प्राइस हमें बता दे। और फिर कॉन्ट्रैक्टर ने ही कहा था, जितना भी रुपए में घर बनेगा उसका अगर हम 70% पहले दे दे तो आगे चलकर भले कितना भी मटेरियल के दाम बढ़े, वो हमसे एक्स्ट्रा बढ़े हुए दाम चार्ज नहीं करेंगे। इसलिए तो हमने 70% रुपए पहले ही दे दिए हैं। अरे वृंदा, इन लोगों की बात क्या मानती हो? बोलने के लिए तो ठेकेदार ने तुझे बोला था कि घर 1 साल में बना के दे देंगे। क्या बना के दिया? नहीं ना। अब 4 साल हो गए हैं, घर का काम अभी भी अधूरा पड़ा है। ऊपर से सारे मटेरियल के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। क्या पता वो तुझसे और रुपए मांगे आगे काम करने के लिए। तू कॉन्ट्रैक्टर से फोन लगाकर बीच बीच में उसे काम जल्दी करने का प्रेशर दिया कर, वरना ये पता नहीं और लेट कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कुछ दिनों में उसे फोन लगाती हूँ। उसका भी तो फोन कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। फिर भी तू ट्राई करते रहना। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो। रोहित, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए ईश्वरदास जी। एक बार तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हें 1 लाख रुपयों की जरूरत है और तुम ये रुपए उधारी के तौर पर मैनेजर से मांगने वाले थे। हाँ, मेरे घर पर एक इमरजेंसी आ गई थी, उसी के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे।
तो क्या मैनेजर ने तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए? अरे ईश्वरदास जी, वो कहाँ देने वाले हैं। वो सिर्फ हमें नौकर समझते हैं। जब तक आप काम अच्छा से कर रहे हो तब तक वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। जब मैंने मैनेजर से 1 लाख रुपए मांगा और कहा कि आप मेरे पेमेंट से थोड़े थोड़े रुपए काट लेना, तो उसने उल्टा मुझसे हंसकर कहा कि तुम थोड़े थोड़े रुपए जमा कर 1 लाख रुपए जमा कर लो। फिर मैंने कहा, सर रुपयों की जरूरत अभी है। अगर मैं रुपए अभी जमा करने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। तो फिर मैनेजर कहने लगा, इसलिए तो तुम्हें रुपए मुसीबत के लिए पहले से ही थोड़े थोड़े जमा करके रखनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहने लगा कि हमारी जो पेमेंट की बात हुई है, वो पेमेंट तो हम तुम्हें उतना ही दे रहे हैं और समय पर दे रहे हैं। तो ये तुम्हारी गलती है कि तुम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या फिर तुम मुसीबत के लिए रुपए नहीं बचा रहे हो। ये सब बोल के मैनेजर ने मुझे चुप करा दिया और मैं चुपचाप वहां से चला आया। फिर तुमने क्या किया? अब क्या करता? रुपयों की जरूरत थी तो मैंने कुछ गुंडों से ही रुपए उधार ले लिए। तुम्हें उनसे रुपए लेते डर नहीं लगा? डर तो लगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इनके रुपए नहीं लौटा पाया तो ये लोग मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उस समय रुपयों की जरूरत मुझे ज्यादा थी, इसलिए मैंने उन गुंडों से ही रुपए उधार ले लिए। तो फिर ब्याज भी ज्यादा लगा होगा। हाँ, वो तो लगेगा ही। जहाँ बैंक वाले आपको लोन 10 से 15% ब्याज पर रुपए देते हैं, वहीं ये गुंडे लोग आपको 30 से 35% ब्याज में रुपए देंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ज्यादा तो है, लेकिन ये भी है कि रुपए जल्दी मिल जाते हैं बिना कोई पेपर वेरिफिकेशन के। ईश्वर दास जी, क्या आपको भी रुपयों की जरूरत आन पड़ी है? हाँ रोहित, मुझे मेरी बेटी की कोचिंग के लिए अगले महीना 1.5 लाख रुपए चाहिए। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत बढ़ गया है ईश्वरदास जी। अब आप देख लीजिए कि आप रुपए मैनेजर से मांगना चाहते हैं कि बैंक से लोन का इंतजार करना चाहते हैं, या फिर वही आखिरी रास्ता जो मैंने आपको अभी बताया है। मैं घर जाकर सोचूंगा। अच्छा तो ईश्वरदास जी, मैं चलता हूँ। मैनेजर से बात करके देखूंगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसा रोहित के साथ किया, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत जरूरी आदमी हूँ। मेरे वजह से ही तो उनका रेस्टोरेंट बिजनेस चल रहा है। वो मुझे रुपए देने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले वो मेरे काम से खुश होकर मेरी पेमेंट बढ़ाने की बात कर रहे थे, और मैं उनका सबसे पुराना शेफ हूँ। रोहित जैसा वेटर तो उन्हें कईयों मिल जाएंगे, इसलिए मैनेजर सर ने उसे उधार नहीं दिया। मुझे यकीन है कि मैनेजर सर मुझे मना नहीं करेंगे। मैं कुछ दिनों में सही समय देखकर सर से रुपयों की बात करूंगा। कैसी हो कनिका? अरे सुजाता, तुम कब आई बेंगलोर से? मैं तो कल ही आई और बच्चों को साथ में नहीं लाई। अरे उनको साथ में लाती तो वो मुझे परेशान कर देते। वो अपने नाना नानी के साथ घर पर ही खेल रहे हैं। बच्चे आते तो हम दोनों को बात भी करने नहीं देते। चलो आओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। और बताओ सुजाता, बेंगलोर में रहकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं और मेरे पति सवेरे से शाम ऑफिस में रहते हैं और मेरे दोनों बच्चों की देखभाल मेरे सास ससुर करते हैं।
बस इसी तरह दिन कट रहा है। अभी 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो सोची कि चलो बच्चों को नाना नानी के यहाँ घुमा कर लाऊं। अच्छा किया जो तुम यहाँ आई। तुमसे मिलके मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद आ जाती है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम तो जानती ही हो मेरा क्या हाल है। शादी होने के 1 महीने बाद ही मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज कम देने के नाम से घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ रहते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गए हैं। तुम पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं कर देती? तुम्हें तो पता है मेरा पति आलोक बहुत सीधा है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके माँ पिताजी बहुत बड़े लालची हैं। मेरा पति अपने माँ पिताजी का बिल्कुल विरोध नहीं करता। मेरे सास ससुर जो कहते हैं वो उनकी बात चुपचाप बिना विरोध किए मान लेते हैं, क्योंकि वो अपने माँ पिताजी से भी बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुलिस कंप्लेन करने पर मेरे पति और सास ससुर जेल चले जाएं और ऊपर से कोर्ट कचहरी के खूब चक्कर लगाने पड़ेंगे और रुपए भी इसमें खूब चले जाएंगे और अलग से समाज परिवार में नाम भी बदनाम होगा। इसलिए पिताजी ने भी कहा कि मैं उन्हें बाकी बचे दहेज दे दूंगा। क्या तुम्हारी बात आलोक से होती है? हाँ, हम दोनों आज भी बाहर छुप छुप कर मिलते रहते हैं। तो तुम्हारा पति अपने माँ पिताजी का विरोध क्यों नहीं करता? अब उनका स्वभाव ही बचपन से ऐसा है। तो तुम दोनों अकेले कहीं और किसी जगह रह लो, अपने सास ससुर से दूर। लेकिन मेरा पति कुछ कमाता भी तो नहीं है। ऐसा क्यों? वही उनकी सिधाई की वजह से। शादी से पहले मेरा पति एक बड़ी कंपनी में काम करता था। मेरे पति की मेहनत को देख उनके बॉस उनको प्रमोशन देने वाले थे। ये देख उनके सीनियर एम्प्लॉय उनकी तरक्की को देखकर जलने लगे और मेरे पति को कंपनी के किसी झूठे केस में फंसा दिया, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल की जेल हो गई थी। जेल से छूटने के बाद उन्हें किसी भी कंपनी ने अपने यहाँ काम पर नहीं रखा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड खराब हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस करता हूँ, पर किसी दोस्त ने उनका साथ नहीं दिया। ये सोच के कि आलोक के साथ काम करेंगे तो हमारी भी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि वो जेल होकर आया है। तो अकेले के दम पर कोई बिजनेस कर लेते। वो बताते थे कि जेल से छूटने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया। ऊपर से दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी कोई साथ नहीं दिया, तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो गए। फिर जब उनकी शादी हुई मुझसे, तो थोड़ा उनके जीवन में खुशी सी आई, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो आज भी उनका बहुत कम है। किसी से वो ठीक से बात नहीं कर पाते, सिवाय मेरे। उनका सारा खर्चा मेरे सास ससुर उठाते हैं। अगर हम दोनों अलग रहे तो हम दोनों का खर्चा कौन उठाएगा? क्योंकि मैं भी कोई काम नहीं करती जिससे घर में रुपए आए, और ऊपर से मैं तेरी तरह पढ़ाई में होशियार भी तो नहीं थी, इसलिए मुझे किसी कंपनी में कोई काम भी नहीं मिलता। फिर भी कनिका, तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुझे कोई ना कोई काम खोजते रहना चाहिए। कब तक तू अपने पापा के रुपए में पलेगी? आजकल तो इंटरनेट भी आ गया है, वहां से कुछ काम सीख ले। क्या पता तुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए, जिससे तू अपने लिए कुछ रुपए कमा सके। हाँ, मुझे भी एक दिन अलका यही सब बता रही थी कि इंटरनेट से कुछ काम सीख ले, ताकि कुछ रुपए अपने बलबूते कमा सके। वैसे तुझे क्या चीज में इंटरेस्ट है? मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है और वही करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने पापा को बचपन से अलग अलग तरह के खाना बनाते देखा है ना, इसलिए। तो तू इंटरनेट से भी अलग अलग तरह के व्यंजन बनाना सीख, और फिर बाद में जब तू अच्छे से खाना बनाना सीख जाए तो खुद का कोई छोटा सा फास्ट फूड वाला ठेला खोल लेना। आजकल तो कई सारी औरतें ये सब काम कर रही है बिना शर्माए, और खूब रुपए भी कमा रही है, और लोग भी इन्हें बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तुम सही कह रही हो, मैं कल से ही इस आइडिया पर काम करती हूँ। अच्छा तो कनिका, मैं चलती हूँ।
अभी तो तू हफ्ते भर यहीं रुकेगी, तो बीच बीच में आते रहना। हाँ कनिका, मैं आते रहूंगी। मैनेजर सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ ईश्वरदास जी, बोलिए। सर, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे। हाँ बोलो, कितने रुपए चाहिए? 4,000, 5,000? नहीं सर, मुझे इतने नहीं चाहिए। तो 100-200 रुपए के लिए क्या उधार मांग रहे हो? वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। नहीं सर, मुझे थोड़े ज्यादा रुपए चाहिए। कितने ज्यादा? सर, मुझे 1.5 लाख रुपए उधार चाहिए। इतने रुपए? ये तो कुछ ज्यादा ही है। सुनो ईश्वरदास जी, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा रेस्टोरेंट खूब मुनाफे में चल रहा है, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। वो तो अभी अभी थोड़ी बहुत कमाई हो रही है, और ये जो अभी अभी कमाई हो रही है वो तो हमारे पुराने नुकसान की भरपाई में सारी की सारी चली जा रही है। और तुम्हें तो पता है, ये रेस्टोरेंट का रेंट और सारे स्टाफ की सैलरी, वो सारी चीजें भी बढ़ गई है। इसलिए हमारा बजट बहुत टाइट है। अगर तुम 5-10 हजार रुपए मांगते तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता, लेकिन 1.5 लाख रुपए ये तो नहीं मिल सकेगा ईश्वरदास जी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। इस नौकर की क्या थोड़ी तारीफ कर दी। ये तो अपने आप को रेस्टोरेंट का मालिक ही समझने लगा। मुंह उठाकर 1.5 लाख रुपए उधार मांगने आ गया। अरे समय पर इसे पेमेंट दे रहा हूं, और क्या चाहिए। दूसरे रेस्टोरेंट में अगर जाकर काम करता तो वहां इसके 2 से 3 महीने का पेमेंट रोक रोक के रखते, तो उस समय क्या करता। ये तो खुशनसीब है कि इसे हम जैसे लोग मिल गए हैं जो इसे सही समय पर पेमेंट कर रहे हैं। अगले बार से इसकी तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा, वरना पता नहीं फिर मुंह उठा के उधारी मांगने चले आएगा। सर, मुझे सेफ रख लीजिए। मैं ईश्वर दास से भी कम पेमेंट में काम कर लूंगा, और मैं आपसे कभी भी उधार नहीं मांगूंगा। और आपको तो पता है कि मैं ईश्वर दास से अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। चरण, तुम छुप के हमारी बात सुन रहे थे? तुम अपने वेटर के काम पर ध्यान दो। और रही बात तुम्हें सेफ बनाने की, तो एक बार मैंने तुम्हें सेफ के तौर पर ट्राई करके देखा है। इतना धीरे खाना बनाते हो कि मेरे तो आधे कस्टमर भूखे चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बनाना पड़ता, खाना जल्दी भी बनाना पड़ता है। और रही बात खाना अच्छा बनाने की, तो ईश्वरदास भी खाना बनाते बनाते अब स्वादिष्ट खाना बनाने लग गया है। और ईश्वरदास अब तुमसे भी जल्दी खाना बना लेता है। और जाओ अपना काम करो, अगले बार से हमारी बातें मत सुनते रहना। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है। ये सही समय है अपने सेफ के पोजीशन को हासिल करने का। पापा, आपको कैसा लगा खाना? खाना तो बड़ा टेस्टी है। आज अचानक से ये सब क्यों बनाया? आज कुछ स्पेशल दिन है? नहीं पापा, वो मैं इंटरनेट पर खाने की नई नई रेसिपी बनाना सीख रही हूँ।
तो वही चीज मैंने आज घर पर बनाया। अब घर पर आप सब लोगों के काम पे चले जाने के बाद मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी आपकी तरह शेफ बनूं और नए नए व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाऊं और रुपए कमाऊं। इसलिए मैं आज से इंटरनेट पर देखकर खाना बनाना सीख रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खाना बनाने की। खाना बनाने वाले की कोई इज्जत नहीं करता। भले मैं एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ हूँ, लेकिन मेरी उस रेस्टोरेंट में औकात 5-10 हजार रुपये से ज़्यादा नहीं है, और तुम यही सब करना चाहती हो। जब मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो उस समय अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई लिखाई में होता तो तुम भी रूही की तरह कहीं अच्छी जगह नौकरी कर रही होती। ये कुकिंग वुकिंग से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो? पापा इतने गुस्से में क्यों थे? मैंने बस इतना ही कह दिया कि मैं कुकिंग सीख रही हूँ और पापा की तरह शेफ बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने पता नहीं क्यों इतना गुस्सा किया और पता नहीं मेरे पढ़ाई लिखाई के बातों को लेकर मुझे डांटने लगे और मुझे कुकिंग सीखने के लिए मना करने लगे। पापा तो ऐसा नहीं करते। दीदी, मुझे लगता है कि आज शायद रेस्टोरेंट में शायद काम ज्यादा हुआ होगा या फिर काम पर कुछ गलती हो गई होगी, इसलिए पापा का मूड ऑफ है। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो, तुम अपने कुकिंग सीखने पर ध्यान दो और पापा को मत बताओ। आज का दिन ही खराब गया। मैंने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि मैनेजर सर मुझे 1.5 लाख रुपए उधार दे देंगे, लेकिन वो तो इधर उधर का बहाना करने लगे रुपए ना देने के नाम से। उन्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि उनकी कमाई कितनी हो रही है? पिछले 5 सालों से रेस्टोरेंट प्रॉफिट में चल रहा है। महीने के ये कई लाख रुपए कमाते हैं। 1.5 लाख रुपए उधारी दे देते तो उनका क्या जाता? मैं तो रुपए वापस कर ही देता। 20 सालों से इनके यहाँ शेफ का काम कर रहा हूँ। क्या इनको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? और रुपए दे भी रहे थे तो सिर्फ 10,000। इतने साल काम करने के बाद भी मेरी औकात इनके लिए सिर्फ 10,000 रुपयों की है। रोहित सही कह रहा था कि ये बड़े लोग सिर्फ तब तक तुम्हारा साथ देते हैं जब तक तुम अच्छा काम कर रहे हो। अब आगे क्या करूं? अलका की कोचिंग के लिए तो रुपए कहीं ना कहीं से लेने ही पड़ेंगे। ऐसा करता हूं, रोहित जो कह रहा था वही करता हूं। गुंडों से उधारी ले लेता हूं। ब्याज तो ज्यादा लगेगा, लेकिन चलेगा। धीरे धीरे करके चुका दूंगा। मैं कल ही रोहित से बात करता हूं। रोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ईश्वरदास जी। रोहित, क्या तुम मुझे भी कुछ रुपए उधार दिलवा सकते हो उस गुंडे से? हाँ क्यों नहीं ईश्वरदास जी, लेकिन याद रखिएगा वो ज्यादा ब्याज लेगा आपसे, और अगर आपने सही समय में रुपए वापस नहीं किए तो ब्याज और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और अगर रुपए ही वापस नहीं किए तो वो आपको और आपके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। हाँ रोहित, मुझे मंजूर है। तो ऐसा करते हैं, कल तो रेस्टोरेंट बंद रहेगा। कल ही हम दोनों उस गुंडे के पास जाएंगे। वैसे आपको कितने रुपए उधार चाहिए? 1.5 लाख रुपए। हाँ इतने तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है तो ईश्वरदास जी, कल हम उस गुंडे के पास जाएंगे। क्या कर रही हो कनिका? कुछ नहीं, बस ऐसी बैठी थी। कुछ सीखना चालू किया इंटरनेट से। मैं कुकिंग करना सीख रही थी। सीख रही थी क्या? क्या मतलब? अब बंद कर दी क्या? हाँ। क्यों? कल पापा ने मुझे डांट दिया और मना किया ये कुकिंग करने से। ऐसा क्यों किया अंकल ने? पता नहीं, कल अचानक से गुस्सा हो गए। तू अंकल की बात मत मान। तुझे कुकिंग करना अच्छा लग रहा है ना,
तो तू कुकिंग सीख, अच्छे से सीख। अंकल को मत बता। जब वो रेस्टोरेंट में काम करने जाते हैं तब तू घर में कुकिंग करना सीखते रहना। रोहित, तुमने मुझे कल क्यों फोन किया था? कुछ काम था क्या? हाँ मन्नू भाई। बोलो, क्या काम है? मन्नू भाई, ये ईश्वर दास जी हैं। ये मेरे साथ रेस्टोरेंट में ही काम करते हैं। ये उस रेस्टोरेंट में शेफ हैं। सेफ है तो मैं क्या करूं? मन्नू भाई, इन्हें रुपयों की जरूरत है। क्या आप इन्हें कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? कितने रुपए चाहिए? जी, 1.5 लाख रुपए चाहिए थे। तो इन रुपयों को आप कितने दिनों में लौटा देंगे? जी, मैं हर महीने थोड़े थोड़े रुपए देकर अगले 6 महीनों में पूरे रुपए लौटा दूंगा। ठीक है, हम आपको 30% ब्याज में रुपए देंगे। और अगर आपने एक महीना भी किस्त पटाने में देरी की तो हम सीधे आपके घर पहुंच जाएंगे। जी, वैसी नौबत नहीं आएगी। 6 महीने तो मैंने ज्यादा ही बोल दिए हैं। मैं आपको उससे पहले ही सारे रुपए लौटा दूंगा। ये लो रुपए। मन्नू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। रोहित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे ये रुपए मिले। तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं रुपए कहाँ से लाता। अरे ईश्वर दास जी, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आपने भी तो मेरी कई जगह मदद की। अब इन रुपयों को संभल कर ले जाइए और जो भी काम रुका है उसे पूरा कीजिए। अब मैं चलता हूँ ईश्वर दास जी। हाँ रोहित। अलका, कहाँ हो? क्या हुआ पापा? अलका, तुम एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग के लिए रुपए मांग रही थी ना? जी पापा। ये लो रुपए। 1.5 लाख रुपए हैं। अच्छा किया पापा, आपने जल्दी रुपए दे दिए। मेरी सहेली बता रही थी कि कोचिंग वाले 2-3 दिनों में नए बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगले महीने वाली नई बैच को ज्वाइन करने से अच्छा है मैं इसी बैच को ज्वाइन कर लूँ। अब बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। रुपयों की चिंता तुम मत करना। जब भी जितने भी रुपए पढ़ाई के लिए लगेंगे मुझे बता देना। जी पापा। कनिका बेटा, उस दिन जो मैंने तुम्हें डांट दिया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं अलका के कोचिंग की फीस को लेकर परेशान था, इसलिए ना जाने गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप अकेले घर को संभाल रहे हैं तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना स्वाभाविक है। तुम कुकिंग सीख रही थी ना? जाओ, सीखो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जी पापा। आलोक से बात होती है तुम्हारी? हाँ, हर रोज होती है। कोई काम ढूंढा उसने? नहीं पापा। उसे बोलो कि कोई ना कोई काम करे और घर पर रुपए कमा कर लाए। वही रुपए उसे हिम्मत देगा और फिर उसी हिम्मत के साथ वो तुम्हारे लिए भी लड़ेगा। हाँ पापा, वो लगे हुए हैं। अब जाओ बेटा, जो काम कर रही थी करो उसे। जी पापा। नमस्ते रोही मैडम जी। ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप मेरा फोन एक हफ्ते से क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं हर दिन फोन लगा रही हूँ आपको। मैंने सोचा कि चलो आप मेरे
नए घर का काम करते मिल जाओगे तो वही बात कर लूंगी। तो यहाँ आकर देखती हूँ तो ना आप हो, ना ही कोई वर्कर यहाँ काम कर रहा है। और पिछले 3-4 महीनों में घर के बनने में कोई तरक्की ही नजर नहीं आ रही। आप मेरा घर बनाना चाहते हैं कि नहीं? अरे मैडम जी, आप भी गुस्सा हो गई। आप मेरी भी तकलीफ को सुनिए। मेरे घर पर मेरी माँ बीमार थी, तो मैं उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। तो उसी वजह से मैं आपके घर पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब मैं आपके घर को जल्दी बना के दूंगा। बस एक परेशानी है मैडम जी। क्या परेशानी है? मुझे पता है कि आपने मुझे इस घर के 70% रुपए पहले ही दे दिए हैं और बाकी बचे 30% आप मुझे घर बनने के बाद देंगे। लेकिन क्या है ना कि बीते 1-2 सालों में सभी मटेरियल्स के दाम बढ़ गए हैं और लेबर के भी चार्ज बढ़ गए हैं। और जिस रेट में हमने इस घर को बनाने का सौदा किया था, वो 4 साल पहले किया था। तो इस घर पर मुझे आगे काम चालू करने के लिए 10 लाख रुपए और चाहिए, तभी मैं आगे काम चालू कर सकूंगा मैडम जी। 10 लाख रुपए और चाहिए? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने रुपए? गलती आपकी है। 4 साल पहले आपने कहा था कि घर 1 साल में रेडी करके दे दूंगा, और ये भी कहा था कि अगर मैं 70% रुपए आपको पहले ही पे कर दूंगी तो आगे मटेरियल और लेबर चार्ज कितने भी महंगे हो जाए, आप पुराने रेट पर ही घर बना के देंगे। लेकिन अब आप अपने ही बातों से पलट रहे हैं, महंगाई का हवाला देकर हमसे और रुपए मांग रहे हैं। ये तो गलती आपकी है कि आप इतना लेट काम कर रहे हो। इतना लेट करेंगे तो सारी चीजों के दाम तो महंगे होंगे ही। अगर मैं आपको 10 लाख दे दूं तो क्या गारंटी है कि आप हमें आगे भी और रुपए नहीं मांगेंगे और घर जल्दी बना कर देंगे? मतलब आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं तो आप हमसे काम मत करवाइए। बिना भरोसे के कुछ नहीं होता। अगर आपको आगे काम कराना है तो आपको हम पर भरोसा करना होगा, वरना मैं जा रहा हूँ। मैंने यहाँ इस शहर में कई सारे बिल्डिंग बनाए हैं। मेरा बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। वो सब मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर आपको काम नहीं कराना तो मत कराइए, मेरे पास और भी कई सारे काम हैं। ठीक है, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन जो 70% रुपए हमने इस घर के आपको दिए उसमें जितने रुपए बचे हैं वो आप हमें वापस करके जाइए। कोई रुपए नहीं बचे हैं। मेरे पास आपके जितने भी रुपए थे, सारे रुपए आपके घर पर ही खर्च हुए हैं। ये तो आप हमें धोखा दे रहे हैं। सुनिए मैडम, बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मेरी बात मानिए। 10 लाख रुपए दे दीजिए। और ये 10 लाख कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इतने रुपयों में मैं आपके घर बनाने का काम चालू कर दूंगा। अब क्या करूं मैं तो फंस गई। अगर ये ठेकेदार चला गया तो मेरे पुराने रुपए सारे डूब जाएंगे, और अगर नए ठेकेदार को काम दूंगी तो वो और नए महंगे रेट से काम चालू करेंगे। ऐसा करती हूँ, इसे कहीं ना कहीं से 10 लाख रुपए लाकर दे देती हूँ। ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए कुछ दिनों में लाकर देती हूँ। मैंने बोल तो दिया ठेकेदार को कि मैं 10 लाख देती हूँ, लेकिन मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? एक तो ऊपर से मेरे ऊपर लोन चल रहा है, और मेरी सारी सेविंग भी उस घर पर लग गई है। मैं क्या करूं? एक तरकीब है, क्यों ना मैं चंपक सेठ से उधारी मांग लूं, और पिताजी ने जो मेरे पास माँ के गहने रखे हैं उन्हें चुपचाप बिना बताए गिरवी रख देती हूँ। वैसे भी धीरे धीरे सेठ को रुपए चुकाकर गहने वापस छुड़ा लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और एक बार घर जल्दी बन गया तो उसे किराए में चढ़ाकर जो रुपए मिलेंगे वो लोन चुकाने के भी काम आ जाएगा। लेकिन फिर कुछ महीनों तक रुपए की खूब तंगी रहेगी। ठीक है, कैसे तैसे कुछ महीने ही तो निकालने हैं, सब हो जाएगा।
चंपक सेठ जी, मुझे रुपए उधार चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए? जी, 10 लाख रुपए। हाँ, मिल जाएंगे। कुछ गिरवी रखने के लिए लाई हो? जी हाँ, ये गहने लाई हूँ। हाँ, तुम्हें इन गहनों के बदले 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये लो, इसमें 10 लाख रुपए हैं। 25% ब्याज लगेगा। जितना लेट करोगी रुपया चुकाने में, उतना और ज्यादा ब्याज बनता जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द रुपए चुकाने की कोशिश करना बिटिया। ये लो 10 लाख रुपए। मैं आप पर भरोसा करके ये रुपए दे रही हूँ। आप मुझे जल्द से जल्द मेरा घर बना के दो। अरे मैडम जी, आप चिंता मत करिए। आपने मुझ पर भरोसा किया ना। आपका काम मैं आज से ही शुरू करता हूँ और आपको मैं घर जल्द से जल्द बना के देता हूँ। ठीक है मैडम जी, मैं चलता हूँ। आज इसे सबक सिखाता हूँ। ईश्वरदास, तुम्हें मैनेजर सर ने बुलाया है। हाँ। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है ना। आज तो इसके खाने में खूब नमक डाल देता हूँ। चरण, सर ने तो मुझे नहीं बुलाया था। तुम्हें सर ने नहीं बुलाया था? नहीं। अच्छा, शायद उन्होंने नटवर दास को बुलाया था। मैं गलती से तुम्हारा नाम सुन लिया लगता है। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। ईश्वरदास जी, आपने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया है? नहीं, मैंने तो खाना अच्छा बनाया है। एक बार आप खाना चख कर देखिए। हाँ, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। सारे कस्टमर मैनेजर के ऊपर चिल्ला रहे हैं। ईश्वरदास, तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाला है? मैंने जब खाने को चखा तो वो इतना ज्यादा खारा था, जैसे उसमें तुमने जानबूझकर नमक डाल दिया है। सारे कस्टमर मुझ पर चिल्ला रहे थे। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? क्योंकि मैंने तुम्हें 1.5 लाख रुपए उधार नहीं दिए इसलिए ना? तुम उसका बदला ऐसे ले रहे हो? आखिर तुमने अपनी छोटी सोच वाली औकात दिखा ही दी ना। सर, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ या मैं आपसे डरता हूँ। आप मेरे चुप रहने को मेरी कमजोरी समझ रहे हैं और मेरी बात बिना सुने मुझे इतना बुरा भला कह दिए। इतने सालों में मैंने कभी भी खाना बनाने में कोई गलती नहीं की। आज शायद गलती से नमक ज्यादा हो गया होगा तो आपने अपना ही रंग दिखा दिया। मैंने सोचा था कि आप मेरे काम की इज्जत करते हैं, लेकिन आज पता चल गया कि इस रेस्टोरेंट में मेरी क्या इज्जत है। मुझे नहीं करना ऐसी जगह पर काम जहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, जाओ यहां से। हमें भी नहीं है तुम जैसे घटिया शेफ की जरूरत। तुम जैसे कईयों मिल जाएंगे। चरण, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? हाँ सर जी, मुझे खाना बनाना आता है। आज से तुम इस रेस्टोरेंट के शेफ हो। आज सर ने अपनी औकात दिखा दी।
मैं उस रेस्टोरेंट में 20 सालों से काम कर रहा हूँ और इन 20 सालों में मैंने एक भी गलती नहीं की। आज थोड़ी सी क्या गलती हो गई, वो मुझे इतना बुरा भला कहने लगे। मैं उस रेस्टोरेंट में कभी भी काम नहीं करूँगा। और रही बात घर का खर्चा चलाने की, तो मेरी रूही बेटी है ना, वो घर संभाल लेगी और मैं भी इस बीच में कहीं ना कहीं किसी और रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला काम खोज लूँगा। दीदी, पापा बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? पता नहीं क्या हुआ है। शायद रेस्टोरेंट में ही कुछ हो गया होगा, क्योंकि आज रेस्टोरेंट से जल्दी भी आ गए हैं। दीदी, ऐसा करते हैं, चलो पापा से जाकर बात करते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ पापा? आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, आज रेस्टोरेंट में मैनेजर के साथ मेरी लड़ाई हो गई। वो मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे। मुझसे उनकी बात सुनी नहीं गई, तो मैंने भी उन्हें दो चार बातें उल्टा सुना दिया। मैंने उनके यहाँ इतने सालों से बिना कोई गलती किए काम कर रहा था। आज थोड़ी सी क्या गलती हो गई, उन्होंने तो अपना रंग ही दिखा दिया। मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगा। मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। अजी, आप यहाँ कैसे? आलोक, तुम यहाँ? कनिका, पापा जी, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। मुझे नहीं रहना ऐसी जगह जहाँ मेरा और मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं। कनिका, तुम कहती थी ना कि मैं हिम्मती नहीं हूँ। आज मैंने हिम्मत दिखाकर अपने माता पिता को खूब सुनाया। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें दहेज के नाम से परेशान कर घर से भगाया, उन चीज़ों को लेकर भी मैंने उनसे खूब बहस किया। हर रोज वो मुझे ताना कसा करते थे। आज मैंने घर ही छोड़ दिया। रहने दो उन दोनों को अकेले। मैं अब से तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा और यहीं कोई ना कोई काम खोजूंगा। हाँ जी, अच्छा किया। आलोक बेटा, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है रहो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर दिन काम खोजने जाना है। जब तक तुम्हें कोई काम न मिल जाए तब तक तुम घर पर चैन से नहीं बैठोगे। बेटा, मैं ये सब तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी भी चली गई है। अब घर में कमाने वाली सिर्फ मेरी बेटी रूही ही है। पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। हाँ रूही बेटा, बोलो। पापा, मेरी कमाई कुछ सालों तक बहुत कम रहेगी। उतने कम कमाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। कमाई क्यों कम हो गई? पापा, वो मैंने ठेकेदार को आगे जल्दी काम करने के लिए एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए दे दिए। मतलब जितने में ठेकेदार से घर बनाने का सौदा हुआ था, उससे 10 लाख ज्यादा रुपए ठेकेदार को दे दिए? जी पापा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक तरह से मुझे फंसा रहा था। वो काम को आधे बीच में छोड़ के जाने की बात कर रहा था और जो रुपए हमने पहले दिए थे उसे भी वापस नहीं कर रहा था। कहने लगा कि वो सारे रुपए घर बनाने में खर्च हो गए, अब आगे काम करना है तो और 10 लाख रुपए देने होंगे। इसलिए मैंने उसे 10 लाख दे दिए। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं। अब रुपए फंसे हैं तो उनकी बात माननी ही होगी। मैंने भी एक जगह 1.5 लाख रुपए उधार लेके रखे हैं, उन्हें भी मुझे चुकाना है। ये रुपए मैंने अलका की कोचिंग के फीस के लिए लिए थे। उन रुपयों को भी मुझे ज्यादा ब्याज के साथ चुकाना है। चलो, एक रास्ता और है। हमारे पास तुम्हारे माँ के गहने हैं, उन्हें गिरवी रख देता हूँ। उससे बहुत रुपए आ जाएंगे और फिर मुझे तो कुछ समय में कहीं ना कहीं सेफ का काम मिल ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ पापा? आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, आज रेस्टोरेंट में मैनेजर के साथ मेरी लड़ाई हो गई। वो मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे। मुझसे उनकी बात सुनी नहीं गई, तो मैंने भी उन्हें दो चार बातें उल्टा सुना दिया। मैंने उनके यहाँ इतने सालों से बिना कोई गलती किए काम कर रहा था। आज थोड़ी सी क्या गलती हो गई,
उन्होंने तो अपना रंग ही दिखा दिया। मैं अब वहां काम नहीं करूंगा। मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। अजी, आप यहाँ कैसे? आलोक, तुम यहाँ? कनिका, पापा जी, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। मुझे नहीं रहना ऐसी जगह जहां मेरा और मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं। कनिका, तुम कहती थी ना कि मैं हिम्मती नहीं हूँ। आज मैंने हिम्मत दिखाकर अपने माता पिता को खूब सुनाया। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें दहेज के नाम से परेशान कर घर से भगाया, उन चीजों को लेकर भी मैंने उनसे खूब बहस किया। हर रोज वो मुझे ताना कसा करते थे। आज मैंने घर ही छोड़ दिया। रहने दो उन दोनों को अकेले। मैं अब से तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा और यहीं कोई ना कोई काम खोजूंगा। हाँ जी, अच्छा किया। आलोक बेटा, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है रहो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर दिन काम खोजने जाना है। जब तक तुम्हें कोई काम न मिल जाए तब तक तुम घर पर चैन से नहीं बैठोगे। बेटा, मैं ये सब तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी भी चली गई है। अब घर में कमाने वाली सिर्फ मेरी बेटी रूही ही है। पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। हाँ रूही बेटा, बोलो। पापा, मेरी कमाई कुछ सालों तक बहुत कम रहेगी। उतने कम कमाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। कमाई क्यों कम हो गई? पापा, वो मैंने ठेकेदार को आगे जल्दी काम करने के लिए एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए दे दिए। मतलब जितने में ठेकेदार से घर बनाने का सौदा हुआ था, उससे 10 लाख ज्यादा रुपए ठेकेदार को दे दिए? जी पापा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक तरह से मुझे फंसा रहा था। वो काम को आधे बीच में छोड़ के जाने की बात कर रहा था और जो रुपए हमने पहले दिए थे उसे भी वापस नहीं कर रहा था। कहने लगा कि वो सारे रुपए घर बनाने में खर्च हो गए, अब आगे काम करना है तो और 10 लाख रुपए देने होंगे। इसलिए मैंने उसे 10 लाख दे दिए। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं। अब रुपए फंसे हैं तो उनकी बात माननी ही होगी। मैंने भी एक जगह 1.5 लाख रुपए उधार लेके रखे हैं, उन्हें भी मुझे चुकाना है। ये रुपए मैंने अलका की कोचिंग के फीस के लिए लिए थे। उन रुपयों को भी मुझे ज्यादा ब्याज के साथ चुकाना है। चलो, एक रास्ता और है। हमारे पास तुम्हारे माँ के गहने हैं, उन्हें गिरवी रख देता हूँ। उससे बहुत रुपए आ जाएंगे और फिर मुझे तो कुछ समय में कहीं ना कहीं सेफ का काम मिल ही जाएगा। लेकिन पापा, यहाँ तो आसपास में कहीं भी रेस्टोरेंट नहीं है। हाँ, तो मैं किसी दूसरे शहर में रेस्टोरेंट में सेफ का काम खोज लूंगा। तो फिर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? हाँ, अलग तो रहना पड़ेगा। अब रुपए कमाने के लिए कुछ तो बलिदान देना पड़ता है। लेकिन वहाँ रहने की शुरुआती खर्चा कैसे उठाएंगे? गहने गिरवी रखने पर जो रुपए आएंगे उसी से इस घर का और मेरे किराए का और जो लोन मैंने उठाया है उसकी भरपाई आराम से हो जाएगी उन रुपयों से। क्या है ना, जो लोन मैंने उठाया है वो बहुत बड़ा गुंडा है। अगर मैंने उनका रुपया सही समय पर नहीं लौटाया तो वो मेरे घर पहुंचकर हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपसे एक बात और कहनी थी। और भी कुछ बुरी खबर है क्या? पापा, मैंने आपसे बिना पूछे माँ के सारे गहनों को एक सेठ के पास गिरवी रख दिया है। उसी से ही मैंने 10 लाख रुपए का इंतजाम किया है। ये क्या किया बेटा तूने? अब हम क्या करेंगे? हम तो चारों तरफ से कर्ज में डूब गए। पापा, सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मुझे एक बार आपसे पूछ लेना था उन गहनों को गिरवी रखने से पहले। सॉरी पापा। पापा, कुछ बोलिए ना। अब जो होना था हो गया बेटा। अब सोचो कि आगे क्या करना है। पापा, मैं वापस घर चले जाता हूँ। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं बेटा, अब तुमने जो हिम्मत कर कदम उठाया है उससे पीछे मत हटो। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब पापा?
मुझे खाना बनाना तो आता ही है, क्यों ना मैं शाम सवेरे एक ठेला लगाकर लोगों को कुछ बना के खिलाऊं। हाँ पापा, ये सही रहेगा। ठेला भी खरीदने की जरूरत नहीं है, घर पर जो एक्स्ट्रा टेबल है उन्हें ही रखकर उसमें अपने बनाए हुए व्यंजन लोगों को खिलाऊंगा। सवेरे सवेरे मैं पोहा, जलेबी, पूरी सब्जी और शाम को पार्क के पास जहां लोग ज्यादा घूमते हैं वहां मैं मोमोज और चाउमीन बनाकर बेचूंगा। जी पापा, ये आइडिया सही रहेगा। मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी मदद करूंगा। आपकी मदद करूंगी पापा। नहीं कनिका बेटी, तुम घर पर रहकर घर का काम करना। पापा, मैं सवेरे से शाम तक घर का सारा काम खत्म करके सिर्फ शाम को ही आपकी मदद करूंगी। मैंने भी कुकिंग सीखा है। मैं भी बर्गर और सैंडविच बनाकर बेच सकती हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम कल से ही काम पर लगते हैं, क्योंकि घर पर सिर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आज पहले दिन की कमाई थोड़ी कम थी, पर इस बात की खुशी है कि कमाई हो रही है। पापा, भरोसा रखिए। धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा और लोगों की भीड़ बढ़ेगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। चलो, दिल को तसल्ली हुई कि कुछ तो कमाई हो रही है। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। इस ठेकेदार को मैं फोन लगाती हूँ। ये फिर वही नाटक करने लग गया। मुझसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी रख लिए और काम भी नहीं कर रहा है। भगवान की दया से इस महीने की किस्त आसानी से जमा हो जाएगी और कुछ रुपए भी एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जिससे हमारा घर का राशन पानी आ जाएगा। चलो अच्छा है पापा, हमारा ये छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मेरे पति को भी कुछ रुपए कमाने का मौका मिल रहा है। हाँ पापा, मेरे हाथ में थोड़े रुपए आ रहे हैं, तो पता नहीं क्यों अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं अपने बलबूते कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यही बिजनेस अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। इसलिए अब तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर यही करूँ और धीरे धीरे इस काम को और आगे बढ़ाता जाऊं। रूही बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों दुखी हो? पापा, ठेकेदार फिर फोन नहीं उठा रहा है और घर का सारा काम भी रुका हुआ है। ये ठेकेदार था ही बेईमान। एक तो 10 लाख रुपए रख लिए और काम भी अभी तक चालू नहीं किया है। रूही बेटा, उस ठेकेदार का फोन नंबर मुझे मेरे मोबाइल पर सेंड कर दो। मैं भी उसे
फोन लगाकर देखता हूँ और बात करता हूँ। और रूही बेटा, तुम इतनी चिंता मत करो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जी पापा, मैं आपको ठेकेदार का फोन नंबर अभी भेज दूंगी। एक बात और कहनी थी पापा, मैं ऑफिस से आने के बाद खाली बैठी रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शाम को कनिका दीदी की मदद करूँ, उनके बर्गर और सैंडविच बेचने में। हाँ, ये सही रहेगा। क्या है ना, शाम में भीड़ भी बहुत हो जाती है और मैं कहीं ना कहीं अकेली सी हो जाती हूँ, क्योंकि पापा और आलोक तो मोमोज और चाउमीन बनाकर बेचते रहते हैं और मुझसे अकेले सैंडविच और बर्गर बहुत सारे नहीं बन पाते। रूही आ जाएगी तो मेरी भी बहुत मदद होगी और बिक्री भी बहुत होगी। अब जैसी तुम लोगों की मर्जी। कल मैं सवेरे सवेरे उस गुंडे के पास अपनी पहली किस्त जमा करा दूंगा। अगर हमारा ये छोटा सा बिजनेस इसी तरह तरक्की करते जाए तो मैं 6 महीने के बजाय 3 महीनों में ही अपनी सारी रुपए ब्याज सहित चुका दूंगा। मन्नू भाई, ये लीजिए आपकी पहली किस्त। अरे ईश्वरदास जी, आप तो समय से 2 दिन पहले ही अपनी किस्त ला के जमा कर दिए। आप बहुत ईमानदार और भरोसे वाले आदमी हो। आपके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना पड़ेगा। क्या है ना, मेरे इस धंधे में अच्छे आदमी नहीं मिलते, लेकिन जब कोई अच्छा आदमी मिलता है ना, तो मैं उसे अपना ही बना लेता हूँ। ईश्वरदास जी, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। मेरे पास हर चीज का समाधान है। हाँ, एक परेशानी है। हाँ बोलिए ईश्वरदास जी। मेरी जो दूसरी बेटी है वो लोन लेके एक घर बना रही है, लेकिन जो ठेकेदार है वो हमसे जितने भी रेट में घर बनाने की बात की थी उससे वो 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा ले लिया है और घर भी बनाकर नहीं दे रहा है। 4 साल हो गए घर बनते बनते, अभी तक घर बनना कंप्लीट ही नहीं हुआ है। आप ऐसा करो, मुझे उस ठेकेदार का नंबर और नाम और अपने उस नए घर का एड्रेस मुझे मेरे मोबाइल में सेंड कर दो। मैं देखता हूं उस ठेकेदार को। मन्नू भाई, मैंने आपके मोबाइल में मैसेज भेज दिया है। अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। जी मन्नू भाई। पापा, आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है बेटा? पापा, हमारा घर बनकर रेडी हो गया है। इतनी जल्दी? जी पापा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। पता नहीं कैसे उस ठेकेदार ने ज्यादा लेबर लगाकर काम को 3 महीनों में ही खत्म करके दे दिया और साथ ही साथ जो 30% रुपए बचे थे हमें उसे देने के लिए, अब वो उन रुपए को भी वो नहीं ले रहा है। कह रहा है कि जो 10 लाख रुपए आपने दिए उसी में सब काम हो गया। अब मैं जल्दी ही वो सारे गहने उस सेठ से छुड़वा लूंगी पापा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। अरे मन्नू भाई, आप यहाँ कैसे? अच्छा किया मन्नू भाई, आप यहाँ आ गए। मैं आपके यहाँ ही आने वाला था आपके सारे रुपए चुकाने के लिए। ये लीजिए रुपए। आपने तो अपना सारा कर्ज 6 महीनों के बजाय 4 महीनों में ही चुका दिया। नहीं तो यहाँ
मुझे कोई भी सही समय में रुपए नहीं देता। मुझे ही लोगों के घर जाकर डराना धमकाना पड़ता है, तब जाकर मेरे रुपए निकलते हैं। लेकिन मैं आपके पास रुपए लेने नहीं आया था, मैं तो यहीं से गुजर रहा था, तो सोचा कि आपसे आपके घर के बारे में पूछता चलूं। जी मन्नू भाई, मेरी बेटी बता रही थी कि ठेकेदार ने घर 3 महीने में ही बनाकर दे दिए और बचे हुए रुपए भी नहीं लिए। याद है ना, आपने मुझे उस ठेकेदार का नंबर दिया था। मैं गया था आपका घर देखने और वहीं फोन करके उस ठेकेदार को भी वहीं बुलाया। थोड़ी सी उससे दमदार बातचीत किया, वो लाइन में आ गया। मैंने कहा था उससे कि घर 3 महीने में बना कर दो और जितने भी रुपए एक्स्ट्रा लिए हो सब वापस कर दो, और वो चुपचाप मेरी बात मान गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मन्नू भाई, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आलोक बेटा, हम तुम्हें और बहू को घर ले जाने आए हैं। तुम्हारे और बहू के बिना घर बहुत सूना सूना सा लगता है। हमें नहीं चाहिए कोई दहेज, हमें बस तुम दोनों चाहिए। बहू, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। बेटा, गुस्सा छोड़ दो और तुम दोनों अपने घर जाओ। अपना घर अपना ही होता है। अब तो आलोक बेटा, तुम भी थोड़े रुपए कमाने लगे हो, तुम्हारा भी खुद पर भरोसा वापस आ गया है। यही काम अपने घर के आसपास कर लेना। क्या पता धीरे धीरे इसी में आगे बढ़कर तुम भी कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लो। जी पापा,